एंट्री में बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं और दूसरी में बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, तो बैड डेट का टी अकाउंट तो हो गया क्लोज, नो कैरिड डाउन नो ब्रॉट डाउन। आपको ये बात पता है अब कि बैलेंसेस जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं एक्सपेंसेस के, और वो कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होते। इन दोनों एंट्रीज का इम्पैक्ट ये हुआ कि आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और आपका ट्रेड रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कम हो गया। आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब डेटर की वैल्यू ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम होकर रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब 30 सेकेंड्स के लिए रुकता हूँ। ये पेज आपको दिख रहा है, ये पेज आप कॉपी कर सकते हैं, और अगर ये कॉपी ना भी कर सके आप, तो आपको ये इस वीडियो के बिल्कुल नीचे स्कैन्ड फॉर्म में मिल जाएगा। फिर आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये पेज 1 था। अब देखिए, ये तो बैड डेट्स तो थे ना, ये तो कंफर्म थे कि ये हमें नहीं मिलेंगे, ये तो लोग खा गए हमारे पैसे। ठीक है जी। तो अब कोई भी रीज़न था इसका, उन्होंने बिजनेस सीज कर दिया या कोई उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, वट एवर मे बी द रीज़न। ठीक है, अब हम आते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स की तरफ। एक थर्ड एंट्री पास होगी इन केस ऑफ अलाउंस, in case of increase in allowance, इसको increase in allowance for bad debts, in case of increase in allowance for bad debts, increase in allowance for bad debts। अब ये क्या बोला है, allowance for bad debts पे हम बात करते हैं अभी 1 मिनट बाद। एंट्रीज पहले लिख लो। एंट्री पास होती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट और allowance for bad debts credit। in case of increase in allowance for bad debts, income statement debit और allowance for bad debts credit। और फोर्थ एंट्री में लिख रहा हूं in case of decrease in allowance for bad debts, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जब डिक्रीज होंगे तो एंट्री पास होगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट। अगर आपको आपके टीचर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलें तो भी ठीक है, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलते थे, अब अलाउंस बोलते हैं, और अभी भी दोनों ही चलते हैं वैसे बाय द वे। ऐसे ही कहते हैं कि नहीं चलते हैं, लेकिन चलते फिर भी हैं। ओके, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जो बोलें ठीक बोल रहे होंगे। ओके, इन केस ऑफ डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। फोर्थ एंट्री के ऊपर तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपके पास थर्ड एंट्री में बात करता हूँ। देखें, अगर तो मेरा कस्टमर मुझे पैसे देने से मना नहीं कर रहा, कस्टमर्स पैसे देने से मना नहीं कर रहे लेकिन देते भी नहीं है, जब ड्यू डेट आई है उनके पास गए, भाई ड्यू डेट आ गई है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको भिजवा दिया है, पैसे दे दीजिए, उन्होंने कहा हल्ला मालिक है। फिर दोबारा गए तो उन्होंने कहा अल्लाह बेहतर करेगा। इसका मतलब है अब मसला आ रहा है, पैसे दे भी नहीं रहे और मना भी नहीं कर रहे कि नहीं देंगे, और ईयर एंड आ गया। तो अब आपने एक अमाउंट एस्टिमेट करनी है कि जी कितनी % हमें शायद पैसे अपने कस्टमर से नहीं मिल सकेंगे, और उसको एक्सपेक्ट करके, एंटिसिपेट करके, अज्यूम करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है एज अ लॉस, एज एन एक्सपेंस। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रोविजन और इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इनकम स्टेटमेंट डेबिट इसलिए कि ये आपका लॉस है, आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपको आपका डेटर शायद में भी पैसे ना दे पूरे, क्योंकि ड्यू डेट गुजर चुकी है और आप वो मांगने जा रहे हैं तो आपको मिल भी नहीं रहे, और आपको ये फील आ रही है मार्केट कंडीशंस देखते हुए कि शायद पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे, डूबेंगे पूरे नहीं लेकिन थोड़े बहुत नहीं भी मिलेंगे। तो अभी कंफर्म तो नहीं है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन चूंकि कंफर्म नहीं है तो आप बैड डेट्स को तो डेबिट कर नहीं सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है, इस डाउट को। और वो डाउट को क्यों इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रूडेंस कहता है कि अगर डाउटफुल हैं आपके डेटर्स की अमाउंट तो आप उसको अस्यूम करें, एंटिसिपेट करें, प्रिडिक्ट करें और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें।
तो आप करेंगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट डेबिट इसलिए कि ये आपका एक्सपेंस है और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आपने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये बाय नेचर कॉन्ट्रा एसेट है। ये मैं लिखता हूं कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब है कि आप अपने एसेट की वैल्यू को अपनी बुक्स में कम कर रहे हैं। डेटर आपका एसेट है, एसेट की वैल्यू को आपने अपनी बुक्स में कम करना है। तो जब बुक्स में कम करेंगे तो एक कॉन्ट्रा एंट्री की ज़रूरत है। एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल जो भी आप इसको नाम दें, ये बाय नेचर डेबिट होते हैं। आपने इसकी वैल्यू को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, कम करना है। तो अब आप कम कैसे करेंगे? आप डेटर को तो क्रेडिट कर नहीं सकते, ट्रेड रिसीवेबल को तो क्रेडिट कर नहीं सकते, अकाउंट रिसीवेबल को तो क्रेडिट कर नहीं सकते। कस्टमर पैसे देने से मना तो कर नहीं रहा लेकिन दे भी नहीं रहा। तो आप एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे, एक क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स को। अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करने की वजह यह है कि ये कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट की नेचर के अगेंस्ट है। ठीक है जी, ओके। चौथी एंट्री को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स को जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से ये एंट्री हमें समझ में आएगी। ठीक है जी, एग्जाम्पल 1 हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है जी? मिस्टर विलियम से फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद बना रहा हूँ ये एग्जाम्पल और फिर आपको मैं इसकी डमीज दूंगा ना, तो आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा और सारे पास्ट पेपर की बेस पे ही क्वेश्चंस एग्जाम्पल वगैरह बनेंगे ना। ठीक है, तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपसे सारे हो जाएंगे। ठीक है, उधर करो, सही है ना? आ रहा होगा ना सब? ऐसा नो सारी मेहनत ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, ओके। मिस्टर विलियम started business on 1st January 2007. During the year following debts are found to be bad. फर्स्ट अप्रैल को एक बंदा था जिसका नाम था जॉन। उसने कहा मैं तो नहीं देता है $140। फिर 19 जुलाई को एक और बंदा था जिसका नाम था पीटर। उसने कहा मैं भी नहीं दूंगा $210। और फिर 18 अक्टूबर को एक और बंदा था जिसने कहा मैं भी पैसे नहीं दे रहा। ठीक है ना, उसका नाम था एलेक्स। ठीक है, $70। ठीक हो गया। ऑन 31st December 2007 रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स were 18,600 on which an allowance of 420 is to be created. रिक्वायर्ड सब, रिक्वायर्ड में सब कुछ बनाना है। क्या क्या बनाना है जी? रिक्वायर्ड में बनाना है नंबर 1 जर्नल 2007, नंबर 2 बैड डेट्स अकाउंट 2007, नंबर 3 अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2007, number 4 income statement extract 2007, number 5 statement of financial